हम सबसे पहले बेसिक जो है वो डिफरेंस देखेंगे बिफोर जंपिंग इनटू MOS2 थ्रू वन नोटपैड। इस कोर्स जो है MOS2, इसके जो प्री रिक्विजिट्स थे दैट आर MOS1 एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये दोनों इसके प्री रिक्विजिट्स हैं, ठीक है। और जब तक आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते थे, ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर आपको याद होगा कि देयर वाज नो टफ थिंग्स, आपको सिंपल एक बीम दे देते थे, ठीक है जी, विद सर्टेन बाउंड्री कंडीशंस, लाइक देयर इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम फॉर एग्जांपल लाइक दिस वन, ठीक है जी। और with these boundary conditions you were also provided with some span, like maybe it's 10 feet, maybe it's 15 feet. So span was given, boundary condition was given, okay. And the third thing you were given was the loading. Maybe it has a triangular load, maybe it has a point load, or maybe it has a UDL load. Okay. With these three conditions, you were supposed to find the response of this structure. These are external loadings, ठीक है, ये सारी external loadings थी, ठीक है। और हमने ये चीज़ स्टडी की है अब तक सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कि कभी भी किसी स्ट्रक्चर को एक्साइट करेंगे, एक्सटर्नली इसके ऊपर कोई फोर्सेस अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नली डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करेंगे, देन एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एक्साइटमेंट्स स्ट्रक्चर विल रिस्पॉन्स, ठीक है। मैं सिंपल यानी एक स्टेटमेंट अगर लिखना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर लिखते थे excitation of structure, this will result response, ठीक है जी। स्ट्रक्चर को आप अगर एक्साइट करेंगे द स्ट्रक्चर विल रिस्पॉन्स। और ये जो एक्साइटेशन है, दिस एक्साइटेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस, यानी लोड्स हो सकते हैं, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड डिस्प्लेसमेंट्स, सेटलमेंट्स हो सकती है, आपकी बिल्डिंग सेटल कर रही है तो ये भी एक्साइटेशन हो रही है। इस एक्साइटेशन की वजह से स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स करता है। अब जो रिस्पॉन्स है स्ट्रक्चर का, उसको हम दो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एक वो जिसको आप मेजर कर सकते हैं, सेकेंडली दैट कैन बी फिजिकली व्यू, जिसको आप देख सकते हैं कि वो नज़र भी आ रहा है। तो इसके रिस्पॉन्स को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो जब आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते थे तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या करते थे, व्हाट यू वर डूइंग, यू आर फाइंडिंग रिएक्शंस, like you were replacing these boundary conditions, supports conditions with appropriate number of reactions. And the first step was to find these reactions. What is the value of Fx, Fi here? What is the value of Fi here? The second step, जब आपके पास reaction निकल जाते थे, the second step was to develop an SFD, the shear force diagram. And the third step is to develop BMD, bending moment diagrams. बेसिकली आप सारी चीज़ें किस में कर रहे थे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 1 में, विच वाज द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑन द प्री रिक्विजिट लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब आप बताएंगे कि रिएक्शन हम कुछ स्टेप्स ऐसा करेंगे, चूंकि MOS2 है तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को थोड़ा सा छोड़ देंगे और MOS1 को भी छोड़ेंगे। द गुड थिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कि जब भी आप न्यूमेरिकल यहाँ स्टार्ट करेंगे MOS2 के अंदर, स्पेशली रिलेटेड टू स्ट्रेसेस, और वो सब लिंक्ड हुए होंगे MOS1 और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के साथ में। MOS1 and you also have linked with engineering mechanics. जो भी न्यूमेरिकल आएगा, लेट से आपने उसमें स्ट्रेसेस फाइंड करनी है, सो in order to find those stresses you have to first find internal forces, and internal forces उस वक्त निकलेंगी जब बॉडी के रिएक्शंस निकलेंगे, ठीक हो गया। अब हम ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं इनको ओवरव्यू हल्का सा यहाँ पे टच करूँगा, और लेटर ऑन हम डिफरेंस देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स MOS1 एंड MOS2,
और फिर आगे मूव ऑन करेंगे। अच्छा, जब तक आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में थे, रिएक्शन निकालना इट वाज नॉट डिफिकल्ट। आपको पता होता था कि रोलर सपोर्ट है, इट विल बी रिप्लेस बाय वन रिएक्शन, हिंज है तो इट विल बी रिप्लेस बाय टू रिएक्शंस। फिर आप इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स यूज करते हैं, ठीक है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वाई, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, summation of Fy equal to 0, and third was summation of moment equal to 0. These were the equation of equilibrium that you will use in order to find those reactions. Once the reactions are determined, the next step is to find SFT and BMD. कुछ आइडिया है shear force diagram और bending moment diagram क्या होती है? shear force diagram और bending moment diagram के बारे में कोई concept है, क्या चीज़ है SFT and BMD? तो मैं आपको concept बताता हूँ, what is a shear force and what is a bending moment diagram. Let's say कि we have a beam here, just an example. ठीक है, मैं इस बीम के ऊपर कोई लोडिंग लगी हुई थी, let like a UDL is here, ठीक है, and you cut a section here at this point, ठीक हो गया. Once you cut a section here, what you will see कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगी, like this one, like this one and like this one. ठीक है, ये तीन इंटरनल फोर्सेस डेवलप होती हैं. One we call as a normal force, one we call as an shear force. This is normal force or axial force. Then there is a shear force, shear, which is denoted by V. And the third one is a moment. ठीक है, अब ये जो तीनों फोर्सेस मैंने लिखी हैं, I'll just make it like यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. We call it as normal force. ठीक है, इसी तरह shear force और moment. अब ये जो तीनों चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं, these are basically response of structure. ठीक है, ये स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स है. ये वो रिस्पॉन्स है विच इज नॉट फिजिकली मेजर्ड. अगर आप कोई भी, आपके सामने लेट से कोई बिल्डिंग है और डेफिनेटली द बिल्डिंग इज बीइंग सब्जेक्टेड टू डिफरेंट लोडिंग, उसके ऊपर डेड लोड्स लगे, लाइव लोड लगे, जिस तरह मैंने आपके सामने एक बीम ड्रॉ किया था और मैंने कहा इसके ऊपर यूडीएल लगा है. इन रियल लाइफ there could be a beam, there could be any kind of structure which will be subjected to a loading. That loading will be maybe dead load हो सकता है, उसमें live load हो सकते हैं, उसमें earthquake के loads हो सकते हैं, उसमें wind के loads हो सकते हैं. So any kind of loading, जब भी उस पर लोडिंग लगेगी, उस लोडिंग के अगेंस्ट ये लोडिंग एक्साइट कर रही होगी उस स्ट्रक्चर को, एंड दैट एक्साइटेशन विल रिजल्ट इन सर्टेन रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रक्चर. अब एक रिस्पॉन्स मैंने आपको बताया था कि जो आप फिजिकली देख सकते हैं, यानी जिसको व्यू कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड द अदर वन इज दैट कैन नॉट बी फिजिकली ऑब्जर्व. द वन शोन हियर राइट नाउ, दीज थ्री थिंग्स लाइक मोमेंट, shear force and the normal forces, these are the internal forces. इन तीनों को मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या है, इंटरनल फोर्सेस. ये इंटरनल फोर्सेस जो हैं, ये डिपेंड कर रही हैं हाउ मच इज द अप्लाइड लोडिंग, हाउ मच इज द स्पैन, हाउ व्हाट वाज द बाउंड्री कंडीशन. देखें, अगर आप लोडिंग इंक्रीज करते हैं, लेट्स से मैं इधर 5 न्यूटन पर मीटर दे देता हूँ, you will have a different reaction. अगर मैं 5 को रिप्लेस करता हूँ with 20 न्यूटन पर मीटर, the reactions will change. अब ये internal जो forces थी और the response, this is internal forces is basically the response of structure. मैं इसको आगे लिख देता हूँ, this is basically the response of structure. Response to what thing? Response to excitation जो आपने स्ट्रक्चर के ऊपर की, यानी उस पर अप्लाइड लोडिंग लगाई, लोडिंग की वजह से इंटरनल फोर्सेस डेवलप हुई. दिस इज वेरी बेसिक थिंग. जिस तरह न्यूटन का थर्ड लॉ आप कहते थे, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन.
हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होगा. So if you are applying some external loads on a body, so as a result of those external loads, body will respond, and the response जो कि हम कैलकुलेशंस में देखेंगे, दैट विल बी इंटरनल मोमेंट्स, shear force एंड नॉर्मल फोर्स. मैं अभी तक जो वर्ड्स बोल रहा हूँ ये इंटरनल फोर्सेस हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड स्ट्रेस. ठीक है, इसको भी हम आगे जाके एलेबोरेट करेंगे. until now अभी तक जो मैं डिस्कशन में वर्ड्स बोल रहा हूँ, you need to distinguish between these two quantities. इंटरनल फोर्स की बात हो रही है, इंटरनल फोर्सेस. ठीक है, अच्छा जी. सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स कि इस मोमेंट, इस shear फोर्स और इस नॉर्मल फोर्स की वैल्यूज क्या होंगी. आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि लेट्स से यही बीम था और इसी बीम के ऊपर लोडिंग लगी हुई थी. आपने इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ की, and the diagram was something like this one. Just make a quick one. Like at the end, the bending moment was 0 at this point, and at this point, the bending moment was maximum. And again, at support, the bending moment was 0. So at different location along the span, यानी आप ये body का span है. So at this location, the moment was 0. At this location, it was little bit higher, more higher. And this location, you get maximum value. And at this point, it start reducing until it gets 0. Okay. So there is a variation of this moment along the span. अभी line लिख सकते हैं ना? There is a variation of moment going on along the span of the beam. Similarly, if you want to see the shear force diagram, the shear force diagram for this kind of structure would be like if this is a beam, there is a loading here, like this one. So this will be the reaction, this will be the reaction here. And once you develop its shear force diagram, it would be something like this one. The load will go up, it will stay constant, come down like this one and this one. This is a shear force diagram. And for moment diagram, you go like this one, and they will point like this one, and this is a point like this one. This is the moment diagram, and this is the shear force diagram. So now we can easily define what is the shear force diagram. It is the variation of shear force along the span. ठीक है, हमारे पास internal forces तीन किस्म की निकली थी. One was the shear force, one was moments, and one was normal forces. So the variation of this shear force along the span, like because you're moving along the span, ये change कर रही है. This variation when plotted on a graph is known as a shear force diagram. And this variation of moment along the span is known as bending moment diagram, BMD. BMD. Okay. Now the question comes कि why this shear force diagram and BMD diagram is so important, why we need to develop it. Just to let you know कि ना सिर्फ इस subject के अंदर, you learned this thing in MOS1 as well, you learned this one in engineering mechanics 1. Once you will go to higher subjects, you will keep facing this thing कि जी आपको SFT आनी चाहिए, BMD. Even if you go for in your practical life, so you will be asked sometime to develop these shear force diagrams and bending moment diagrams for different kinds of structures and different kind of loadings. Now coming towards कि SFT और BMD important क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती रहती है. So I'll just elaborate this thing कि when you plot this SFT shear force diagram, तो आपको पता चल रहा है कि these are the points, यानी ये वो points है जहाँ पर maximum shear है. For example, मैं इसको highlight कर लेता हूँ, like these are the points which have the maximum shear force. Similarly, once you develop those bending moment diagrams, you will understand like this is the point where the bending moment is maximum.
यानी आप अपने बीम के ऊपर आके कह सकते हैं कि यहाँ पर आके ये वो लोकेशन है जहाँ पर मैक्सिमम मोमेंट्स होते हैं, और ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पर shear force maximum है, like at the supports shear force is maximum, and at the mid span the bending is maximum for a simply supported beam. I'm talking about simply supported beam right now. ठीक है, अब ये बजाय इसके कि मैं इस सारी वेरिएशन को देखूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होगा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर द मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट विच वी हैव टू डिजाइन द स्ट्रक्चर. ठीक है, जब आप इस स्ट्रक्चर इस सब्जेक्ट को लिंक करते हैं विद डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के साथ, तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रक्चर जब भी कोई डिजाइन होता है, लेट्स से एक बीम है, उस बीम के अंदर कुछ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट्स होती हैं. ठीक है जी, लाइक दिस वन. सिमिलरली यू आल्सो हैव थाइज एंड स्टिरप्स. ठीक है, तो ये आपके पास लेट्स से एक बीम है. लेट्स मेक अ 3D समथिंग. Now the amount of this reinforcement, the one I highlighted right now as yellow, these are the flexural reinforcement which will resist the bending. यानी स्ट्रक्चर के ऊपर कोई लोड लगा हुआ into the plane. As a result of this loading, the structure will try to bend, अपने आप को bend करने की कोशिश करेगा, and the bending will be resisted by this highlighted yellow reinforcement, the one I shown right now here. How much is this reinforcement? It will depend upon this maximum value of moment. So the bending moment diagram will tell you कि आपको इस लोकेशंस के ऊपर कितना मोमेंट, कितना स्टील चाहिए, इस लोकेशन पे कितना स्टील चाहिए, इस लोकेशन पे कितना स्टील चाहिए, और पूरे मैक्सिमम जो स्टील है जो होना चाहिए वो इस लोकेशन के ऊपर कितना होना चाहिए. सो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर कितनी अमाउंट ऑफ स्टील चाहिए उस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए जो कि इस लोडिंग की वजह से अगर की है. इन द सेम वे there is another reinforcement shown here with this blue color या violet color से जिसको show किया, which is ties and stirrups in beams and columns. This depends upon the amount of shear force. The more the value of shear force, the close the ties will be. यानी अगर आप column को मैं लेट से बनाता हूँ, something like this one. If this is a column, so you will have these ties reinforcement going on here. इन द सेम वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ये रिपीट कर रही होंगी अपने आप को. सो द स्पेसिंग ऑफ दीज रीइंफोर्समेंट समटाइम्स, अगर आप ड्राइंग्स के अंदर कभी देखें, सो दीज टाइज आर लाइक नंबर 3 bars at 6 in center to center. Sometimes they are placed at 5 in center. Sometimes they are placed at 8 in center to center. So the spacing of these ties, it depends upon how much is the shear force, and how much is the shear force at a particular location. It depends upon shear force diagram. So that's why these are important, because whenever you have to design a structure, you must know what is the response against applied loading. Response आपको पता होना चाहिए. अच्छा जी, ये तो अभी तक हमने जो डिस्कशन की, we discuss about the response that you cannot physically measure, because once you are standing in a real building which is subjected to some real loadings like dead loads and live loads लगे हुए इसके ऊपर. So you cannot see with your naked eyes like what is the amount of shear force, or what is the amount of bending moment the column is subjected to, or what is the amount of moments the beam is having right now at a particular instant of time. आप उसको नहीं measure कर सकते, देख नहीं सकते, calculate कर सकते हैं मगर physically नहीं देख सकते. So there is another form of response that you can physically see. For example, if there is a beam here and the beam is subjected to some loadings, a UDL load, take it like this is a support here, this is a support here. So this is sure thing that once you applied a load here, the beam will have some deflections. मैं थोड़ी सी exaggerated scale के ऊपर diagram बनाऊंगा just to show you कि इस तरह उसके अंदर behavior आएगा.
So the beam will deflect like this one. This is the origin. The blue line is showing the original state of beam, and the green line is showing the deformed shape. We call it that as a deformed shape of structure. This is called deformed shape of structure. Deformed shape of structure. ठीक हो गया? अच्छा. Now it's very obvious, like the amount of deformation, it depends upon the amount of loading. ऐसा ही अगर आप स्ट्रक्चर के ऊपर लोड को ज्यादा लगाएंगे, लोडिंग ज्यादा करेंगे, स्ट्रक्चर डिफॉर्म ज्यादा करेगा, उसके अंदर डिफॉर्मेशन ज्यादा आएंगी. कि अगर आप स्ट्रक्चर के ऊपर कोई लोडिंग लगाएंगे, द ऑब्वियस इफेक्ट इज दैट इट विल डिफॉर्म. ठीक है. एंड वी कॉल इट लाइक अ डिफॉर्म स्टेट ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, या डिफॉर्म शेप ऑफ द स्ट्रक्चर, जो मैंने इधर ग्रीन कलर की बनाई थी. एंड दिस डिफॉर्मेशन, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच इज द लोडिंग. आप लोडिंग इंक्रीज करेंगे स्ट्रक्चर के ऊपर, तो इसकी वजह से उसके अंदर डिफॉर्मेशन इंक्रीज करेगी. अच्छा. Now this is again the response of a structure, but this is a response that you can physically view or physically measure. आप देख सकते हैं कि अगर कोई स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो रहा है, बेंड हो रहा है, ठीक है, बिफोर फेलियर आप कोई भी बीम टेस्ट करें लैब के अंदर, और इवन if you see any structure that is failing under earthquake loadings, तो आपको पता चलेगा स्ट्रक्चर कभी भी एकदम at once abrupt fail नहीं करता. First it will start deflections, little deflections आएंगी, then the deflection will start increasing and ultimately it will fail. So this deflection is a response of structure against applied loading, and a response which can be physically observed, जिसको आप देख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब हम मूव ऑन करते हैं फर्दर कॉन्सेप्ट्स की तरफ. अब तक हमने जो डिस्कशन की उसमें रिस्पांस का हमने काम देखा, इंटरनल फोर्सेस की डिस्कशन की, शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की देखी. अब जब तक आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 1 के अंदर होते थे, यानी लेट्स से आई जस्ट ड्रॉ इट अगेन, until you are in this course engineering mechanics 1, you were considering that all these bodies are rigid. ठीक है, there are two kinds of bodies. One we call it rigid bodies, and the other we call as deformable bodies. ठीक है, deformable bodies वो जिनके ऊपर आप लोडिंग लगाएं, they will subject to deformation, any kind of deformation. ठीक है, we call it like, मैं यहाँ लिख देता हूँ बल्कि ताकि थोड़ी सी आसानी हो, कंफ्यूज ना हो गया. वी हैव अ वेरी बिग प्रेजेंटेशन कमिंग ऑन, मगर मैं सिर्फ जस्ट इनिशियल कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने के लिए आपको इस वन नोट पैड के ऊपर कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ. जनरल डिस्कशन एक आपका एक छोटी सी बेस बन जाए. देन वंस इट इज डेवलप वी विल मूव टुवर्ड्स फॉर्मल प्रेजेंटेशन, जिनके अंदर आपके लेक्चर्स भी हैं, हैंडआउट्स भी बने, नोट्स भी, हर चीज़ होगी. ठीक है, तो आई जस्ट राइट इट हियर like this one. We discussed like there are rigid bodies and the other is deformable bodies. Okay. So until you are in engineering mechanics 1, you will consider that the bodies are rigid, like once you apply the load they will not deform, यानी इतनी stiff हैं कि वो deform ही नहीं करेंगी. And if the body is considered to be rigid, you are also not worried about कि क्या ये बीम ये लोड ले भी सकता है कि नहीं, या फेल तो नहीं हो जाएगा. ठीक है, जब तक आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 1 कर रहे थे, आपने कभी ऐसा तो नहीं किया कि मैं आपको कह दूं कि जी यहाँ पर लेट्स से एक स्टूडेंट को मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर जो लोडिंग है, द लोड वैल्यू इज 10 किलो न्यूटन. एक स्टूडेंट को मैं कह देता हूँ नहीं 10 किलो न्यूटन नहीं है, नाउ द लोडिंग इज लाइक से 1000 किलो न्यूटन. ठीक है, मैं 1000 न्यूटन की जगह 10,000 किलो न्यूटन कहूँगा, आप तब भी उसके रिएक्शंस निकालेंगे, तब भी उसकी शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, और तब भी उसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डेवलप कर लेंगे. So irrespective what is the amount of loading, you were able to find the reaction, you were able to find the SFT, and you were able to find the BMD. ठीक है, why this is because you were considering that the body is a rigid one
and it will not deform. जितना मर्जी लोड लगा लें इसने deform नहीं करना. But this is not in the real case. In real case, the bodies are deformable. Whenever you apply loads on them, they undergo some deformations. Bend करेंगी, hog कर सकती हैं. तो जब हम आते हैं MOS1 के केस के अंदर, ठीक है, MOS1 और MOS2, इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर आप बॉडीज को डिफॉर्मेबल कंसिडर करते हैं. इट मींस कि जब बॉडीज डिफॉर्मेबल हैं, यू आर आल्सो इंटरेस्टेड इन टू थिंग्स. ठीक है, जब भी आप बॉडीज को डिफॉर्मेबल कंसिडर करेंगे, सो you are interested in two things now. I will write them here. One, we call it as um, strength design, and the other one you will call it as serviceability design. The other one is called the serviceability design. Now, what is meant by strength design and serviceability design? मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ. स्ट्रेंथ डिजाइन, जिस तरह कि उसके नाम से पता चल रहा है कि अगर कोई चीज़ फेल कर रही है या उसकी स्ट्रेंथ खत्म होगी, तो इसका मतलब है कि उसने अपना डिज़ाइन वहाँ पर फेल हो गया, उसका डिज़ाइन, स्ट्रेंथ उसकी लूज हो गई. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक बीम है, आप उस पर लोडिंग लगाते हैं, लोडिंग लगाने की वजह से उसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं. क्रैक्स डेवलप होने के बाद पहले बीम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगा, देन आफ्टर सर्टेन डिफ्लेक्शंस इट विल प्रोड्यूस क्रैकिंग्स, और अल्टीमेटली द बीम विल ब्रेक. द पॉइंट वेयर द बीम विल ब्रेक, दिस इज, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उसका स्ट्रेंथ डिजाइन हो रहा था. ठीक है, जस्ट जस्ट मेक इट तो वो उसका स्ट्रेंथ डिजाइन था. ठीक है. Now there is another concept which is called serviceability design. You need to ensure that the structure you are designing is performing well. It is giving the serviceability for which it is designed. ठीक है, जो भी कोई स्ट्रक्चर होता है उसका एक खास पर्पज होता है डिजाइन करने का. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बिल्डिंग्स की एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने एक बिल्डिंग डिजाइन करनी है या कंस्ट्रक्ट करनी है, सो इट विल हैव a certain purpose. Maybe this building is for a residential purpose, maybe it is for a commercial activity, or maybe it can be for some a religious purpose, it can be a mosque or anything. Okay? So every structure, it has a certain purpose, it has a serviceability for which it is being designed. ठीक है, अगर आपने किसी लोकेशन के ऊपर क्लासेस कंडक्ट करनी है, तो डेफिनेटली यू हैव टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट एन इंस्टीट्यूट देयर, क्लासरूम होगा. तो ये उसकी सर्विसबिलिटी है. ठीक है, कि वो सर्विस दे रहा है. जिस तरह हम कहते हैं ना, एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो वो सर्विस दे रहा है, तो दिस इज अ सर्विसबिलिटी. अब अगर स्ट्रक्चर अपनी सर्विसबिलिटी ना दे रहा हो, तो उसका सर्विस डिजाइन खत्म हो जाता है. ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल इस तरह दूंगा कि लेट्स से when we have this devastating earthquake in 8 अक्टूबर 2005 को जो ज़लज़ला आया in the northern areas of Pakistan. So as a result of that earthquake, some of the structures or some of the buildings, they lose their strength design, and some of the structures, they were ensuring the strength design, but they lose their serviceability. ठीक है, इसकी एग्जांपल किस तरह है कि इस तरह मैं बताता हूँ कि लेट्स से एक क्लासरूम था. मैं प्लान व्यू से बना देता हूँ छोटा सा. लेट्स से इट्स अ बिग क्लासरूम, अ वेरी बिग वन. ठीक है, वो में भी द क्लासरूम इन जो हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर होते हैं, and the students are sitting here at these locations, at these locations, and maybe these locations. जिस तरह आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर होता था जी. In this classroom there is, let's say, assume कर लेते हैं कि यहाँ सेंटर के अंदर एक बीम है बहुत बड़ा सा. ठीक है, there is a beam spanning here in the center of the classroom, very visible beam.
अभी तो आपके क्लासेस के अंदर एक फॉल सीलिंग लगी होती है एंड यू आर नॉट एबल टू सी lot of beams and columns going on through the building. आपको नजर नहीं आ रहे थे because of that false ceiling. But in reality there is a lot of beams and columns जो कि उस building को support कर रहे होते हैं. Let's say कि वो beam आपको visible था. In normal condition the beam looks very fine, but somehow due to some excessive loading, like the earthquake comes, जैसे earthquake आया उसके आने की वजह से the building is subjected to some extra loadings. ठीक है. So as a result of that extra loading, the beam start deflecting. मैं क्लास के अंदर लेट से लेक्चर दे रहा था और जस्ट इमेजिन दैट द बीम इज बीइंग डिजाइन्ड बाय मी, मैंने उसको डिजाइन भी किया. अब जैसे अर्थक्वेक आएगा द बीम विल स्टार्ट डिफ्लेक्शन फ्रॉम जीरो टू इट विल हैव अ डिफ्लेक्शन लाइक 0.25 इंच, देन 0.5 इंच एंड देन 1 इंच. जब तक उसकी डिफ्लेक्शन 0.25 इंच होगी आप लोग देखेंगे कि हाँ बीम हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ है. But most of the students they will keep sitting and keep attending the lecture until the deflection becomes like 0.5 inch. It becomes visible to all the students, and when it becomes 1.25 inches, most of the students they will start leaving the classroom. ठीक है, because they will be thinking कि यार ये बीम तो अभी टूट जाना है, अगर ये टूटा तो हम इसके नीचे आएंगे और क्लास दब जाएगी सारी. ठीक है. Some of the students will still sit there. वो फिर भी कहेंगे नहीं यार ठीक है, जब तक हमारा टीचर नहीं है हम भी इधर ही बैठे रहते हैं. Until the time keeps going on and the deflection becomes like 1.5 inches. Now all the students, the remaining students, they will also try to leave the room. मगर मैं उनको वहां पे रोकूंगा और उनसे कहूंगा कि नहीं 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 रुक जाएं, मैंने इस बीम को डिजाइन किया. And when I designed this beam, I considered like until the deflection become like 2 inches or 2.25 inches, this beam will not fail. यानी ये बीम क्रैक नहीं करेगा जब तक इसकी डिफ्लेक्शन 2.25 इंचेस नहीं होती. आप में से स्टूडेंट्स नहीं बैठेंगे, वो कहेंगे नहीं यार ये तो प्रोफेसर भी मरेगा हमें भी मारेगा, लिहाजा ऐसा करते निकलते हैं क्लासरूम से. सो ऑल द स्टूडेंट्स विल लीव. अभी बीम ब्रेक नहीं हुआ, याद रखें बीम अभी तक उसमें माइनर क्रैकिंग्स आ रही है मगर बीम टूटा नहीं है. जब तक बीम टूटा नहीं है इसका मतलब है वो अपने स्ट्रेंथ डिजाइन को सेटिस्फाई कर रहा है. नाउ द सिचुएशन इज कि क्लास के अंदर सिर्फ एक टीचर है और स्टूडेंट्स नहीं है. ठीक है, स्टूडेंट्स नहीं है तो इसका मतलब है क्लासरूम के अंदर लेक्चर डिलीवर नहीं हो रहा, और लेक्चर डिलीवर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि क्लास का जो पर्पस था, ठीक है जी, इस क्लास का पर्पस ये था कि इसके अंदर स्टूडेंट्स आए लेक्चर्स लें और डिलीवर, वो नहीं हो रहा. तो इसका मतलब है एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट द स्ट्रक्चर हैज लूज इट्स सर्विसबिलिटी. ठीक है, वो अपनी सर्विसबिलिटी खत्म कर चुका है. स्ट्रेंथ डिजाइन उसका ओके है बट सर्विसबिलिटी फेल कर गई है. सो एनी ऑफ दिस क्राइटेरिया if it is not satisfying the structure is considered as fail. अगर इन दोनों क्राइटेरियाज जो स्ट्रेंथ है और सर्विसबिलिटी क्राइटेरियाज, इन दोनों क्राइटेरियाज में से अगर एक क्राइटेरिया फुलफिल ना करे किसी भी बिल्डिंग के लिए, कोई भी स्ट्रक्चर, ठीक है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग, I will say it is any kind of structure, maybe it's a bridge, maybe it's a beam, maybe it's a column, slab, anything. If a structure is not satisfying both these criteria, strength and serviceability criteria, the structure is considered as failed. The real example is most of the buildings in northern areas after the earthquake of 8 October 2005. They have the strength design ensured, but no serviceability design. ऐसा हुआ कि उनके अंदर क्रैक्स तो आ गए वॉल्स के अंदर, कुछ स्कूल गिर गए, ठीक है, उनकी स्लैब्स गिर गई और वो स्ट्रेंथ अपना उनका डिजाइन खत्म हो गया. जिनकी स्लैब्स गिर गई सब कुछ डिवास्टेटिंग हुआ. मगर कुछ स्कूल ऐसे थे जिनकी स्लैब्स गिरी नहीं मगर दीवारों के अंदर काफी डीप क्रैक्स डेवलप हुए. एंड बिकॉज नाउ द स्टूडेंट्स हैव द फियर, वो डर गए थे पूरे उस इलाके के अंदर से कि भाई ये भी स्कूल गिर जाएंगे, तो लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया. तो स्कूल जाने से रोका तो उनकी सर्विसबिलिटी खत्म होगी. And the NGOs and the NGOs have the concept to make the rehabilitation start there. The aim of rehabilitation was कि लोगों को दोबारा से
एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आया जाए, ताकि इस सर्विसबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। वहां पर स्ट्रेंथ डिजाइन ओके हुआ था बिल्डिंग्स का, स्कूल्स खड़े हुए थे मगर उनमें स्टूडेंट्स नहीं थे, ठीक है, तो उनकी सर्विसबिलिटी खत्म हो गई थी, एंड दो स्ट्रक्चर्स वर कंसिडर्ड एज फेल्ड, ठीक है। अच्छा, तो जब भी आप MOS1 और MOS2 में आएंगे, so all these bodies will be considered now as deformable bodies, and you are interested and you are forced to make sure that once you apply the loading, the body will be able to bear those loads, ठीक है। अब आपको ये चीज़ भी इंश्योर करनी है कि जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो इस अप्लाइड लोडिंग के अगेंस्ट फेलियर मोड में ना चले जाए, यानी फेल ना कर जाए, ठीक है जी। MOS1 और MOS2 के अंदर भी, चूंकि अब आप डिफॉर्मेबल बॉडीज को कंसिडर करें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब डिफॉर्मेबल बॉडीज भी हो गया MOS1 और MOS2। अब हम आते हैं कि डिस्कशन थोड़ी सी MOS1 और MOS2 के ऊपर कर लेते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। in some universities they call it like strength of material, SOM भी कहते हैं, they call it strength of material, mechanics of solids, mechanics of material, different names के साथ ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और बेसिकली अगर हम इस सब्जेक्ट का नाम देखते हैं ना, MOS मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो ये बेसिकली मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड से मुराद ये है कि व्हाट मैकेनिक्स इज गोइंग ऑन इनसाइड द सॉलिड, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट दैट। कि अगर आपके पास एक बीम है, दिस इज अ सॉलिड बीम, सो इस बीम के अंदर माइन्यूट लेवल के ऊपर किसी भी लोकेशन के ऊपर अंदर क्या मैकेनिक्स हो रही हैं, क्या स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना, दिस इज कॉल्ड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। उसके अंदर सॉलिड के अंदर क्या मैकेनिक्स चल रही है उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना। इस चीज को आप उसी वक्त इन्वेस्टिगेट करेंगे जब आप उसके अंदर से, बॉडी के अंदर से कोई सेक्शन कट करेंगे और फिर इंटरनल फोर्सेस देखेंगे, उन इंटरनल फोर्सेस के अगेंस्ट स्ट्रेसेस निकालेंगे। नाउ आई विल ट्राई टू डिस्टिंग्विश द कॉन्सेप्ट बिटवीन फोर्स एंड स्ट्रेसेस, ठीक है जी। when you were studying this mechanics of solid 1, MOS1, you might have come to different kind of stresses जिनको मैं यहाँ लिखता हूँ, let's say I'll just write it here. You might have read about normal stress, you might have read about shear stress, torsional shear stress, and like flexural stress, ठीक है। इस तरह के आपने कुछ नाम जो है ना MOS1 के अंदर इंडिविजुअल स्ट्रेसेस निकालते हुए पढ़ी होंगी। अब मैं यहाँ पर फर्दर भी थोड़ा सा बताता हूँ कि once you define this, the concept of stress, you write it like stress is basically equal to, just write it like force per unit area, ठीक है। force per unit, stress is basically force per unit area, it has the same unit as pressure, ठीक है। pressure भी ये होता है force divided by area, so you will have the units like Newton per meter square or megapascal something, तो ये इसकी यूनिट्स होंगे और पास्कल। तो अब जब हम फोर्स पर यूनिट एरिया कहते हैं, दिस फोर्स इज बेसिकली द इंटरनल फोर्स, द वन विद व्हाट वी हैव डिस्कस, लाइक moments, the shear force or the axial force, it depends on this one, ठीक है। so if I can write it here like this one, internal force per unit area, and I'll just write this one, इसको थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा like this, internal force, what is this internal force, this is basically the one what we have discussed previously, like this could be the value of moment, the value, it could be the normal force, it could be the shear force. So once you divide this internal forces or the response of structure with the cross-sectional area, you get the stress, okay? So now once you have this different categories of these stresses,
we call it like normal stress denoted by sigma equals to N over A. Sometimes they call it like P over A. Then there is a shear stress here. Okay, we call it like, we have two different categories. One is, we represent this one with a tau. एक minute. I'll just make it like this one, like this shear stress. We have these two categories going on. We represent tau equals to V over A. We also have a tau equals to VQ over IT. Similarly, we have the torsional shear stress here. We also represent this as tau, but we had a different formula for this one, TC over J. And the last one, we have the flexural stress, which is being represented by sigma equals to My over I. ठीक हो गए? So all these categories, you just need to observe like you are dividing a particular response. In case of in case of normal stress, the internal force was normal force. In case of shear stress, the internal response was a shear force. In case of flexural stress, the internal response was moment. In case of torsional shear stress, the internal response was torsion. So you are dividing the internal response with the cross-sectional area to get a particular type of stress. ठीक हो गया नहीं? अच्छा. Now there are some certain other things in these formulas that you need to notice. We have here like I, which is called the moment of inertia. We have like J, which is called the polar moment of inertia. We will just discuss it briefly right now here. Normally, moment of inertia I, we had the formula BH cube by 12. Okay. This is for a rectangular body, like you had a body here with the width equals to B. You had a body which has a height, this one. So BH cube by 12. This is a cross section, by the way. ठीक हो गए? So B multiplied by H cube divided by 12, you get the moment of inertia for this body. Achha. This is basically the resistance to deformation. If I just, there will be certain different definitions you can find on internet, but मैं अगर इसको बहुत briefly explain करूँ कि what is moment of inertia, so it is basically the amount of resistance to deformation. ठीक हो गया जी? It is resistance to deformation. अच्छा. अब असाइनमेंट अपनी छोटा सा एक टास्क जो है वो लिखते जाएं. हर लेक्चर के एंड के ऊपर एक छोटी एक्टिविटी होगी और एक टास्क आपको मिला करेगा जो आपने नेक्स्ट टाइम लेक्चर से पहले इसको सबमिशन करनी है. शो. So your first activity or first task is, or your first assignment is to find and investigate on different shapes और उनके different shapes के moment of inertia आपने निकाले. Like for this a rectangular beam, the moment of inertia is like BH cube by 12. So if there is a circle, if there is a trapezoidal body, so you have a different formula for calculating the moment of inertia. So just list out different shapes. Better is आप एक टेबल छोटा सा बना लें. उस टेबल के अंदर पहले उस शेप का नाम लिख दें, फिर उसको शेप को ड्रॉ कर दें कि लेट्स से सर्कल बना हुआ जो भी है. थर्ड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका एरिया, जो भी उसकी कोई क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज हैं आप वो लिख लें कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है. एंड इन दिस फॉर्मूला द वेरिएबल b स्टैंड्स फॉर दिस, h स्टैंड्स फॉर दिस. उसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन साथ लिखते हैं. ठीक है.
तो छोटा सा आपका कॉलम बन जाएगा, एक टेबल सा बन जाएगा। फर्स्ट में उस शेप का नाम, ठीक है, सेकंड में उस शेप को ड्रॉ कर दें, थर्ड में उसका फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एंड द फोर्थ स्टेज यू कैन जस्ट पुट इट लाइक रिमार्क्स एंड जस्ट एक्सप्लेन व्हाट आर द वेरिएबल्स जिसके लिए वो यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट असाइनमेंट दैट यू नीड टू सबमिट। अच्छा, बात हो रही रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। द मोर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर जरा दोबारा बता दें असाइनमेंट के बारे में। असाइनमेंट बेसिकली आपने डिफरेंट शेप्स होती हैं, ठीक है, सर्कल हो गई, ट्रिपेजॉइडल होगी, रेक्टेंगुलर होगी। इन डिफरेंट शेप्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलाज लिखने हैं आपने, ठीक है। गूगल के ऊपर लिखेंगे तो डिफरेंट शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएंगे, किसी बुक में से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक टेबल बनाना है जिसके अंदर उस शेप का नाम फर्स्ट कॉलम में हो, सेकंड में उसकी शेप ड्रॉ कर लें, थर्ड में उसका फॉर्मूला जैसा मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखा, फोर्थ कॉलम के अंदर रिमार्क्स के अंदर एक्सप्लेन कर दें कि इसके वेरिएबल्स क्या हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं फर्दर कि रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है। अच्छा जी, मैं एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि जो नॉर्मल आपने घर देखे हैं उनके अंदर बीम्स होते हैं, दे हैड द डायमेंशंस लाइक 9 क्रॉस 15, डायमेंशन 9 क्रॉस 18 समथिंग, 12 क्रॉस 21, 12 क्रॉस 18, 12 क्रॉस 21, इस तरह के नाम से ना डायमेंशंस बीम्स की आ रही होती हैं। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दैट दीज आर द डेप्थ्स, ठीक है, यानी दिस कैन बी 15, these are depth, just a minute, these are all the depths, just write it here, the depth of the beam start from here to here, ठीक है। and these dimension, this one, these are the width, यानी 9 इंच जो है उसकी बेसिकली क्या है, width है, बीम की width b। ये तो नॉर्मल घरों के अंदर हो गए, these are in inches, ठीक है। now just observe like जब आप किसी ब्रिज के नीचे गर्डर देखते हैं, this is also a kind of a beam, something like this one, quite amazing, बड़ी सीधी बन गई लाइंस। अब इस बीम को अगर आप देखते हैं, दिस इज अनदर बीम, जस्ट मेक इट लाइक अ 3D वन हियर, ठीक हो गए। नाउ जस्ट ऑब्जर्व कि अगर आप गर्डर की डेप्थ को देखें कभी जाके, सो द डेप्थ इज लाइक समथिंग 2 फीट्स, ओके अपग्रेड फिर आ गए 2 फीट्स, और मे बी इट इज लाइक 3 फीट समथिंग लाइक दिस वन, ठीक है, और मे बी इट्स 4 फीट, डिपेंड करता है, जितना जितना बड़ा स्पैन होगा उसके हिसाब से इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है। सो नाउ कंपेयर दिस लाइक अ 3 फीट विद 18 इंचेस, ठीक है। अगर मैं 2 फीट ले रहा हूँ तो इसका मतलब है 24 इंचेस, 3 फीट ले रहा हूँ 36 इंचेस, सो इट हैज कंपैरेटिवली 2 और 3 टाइम्स मोर डेप्थ देन अ नॉर्मल बीम, ठीक है। जो नॉर्मल बीम है उससे इसकी डेप्थ अगर आप कंपेयर करेंगे, यू विल हैव लाइक 2 3 टाइम्स और 4 टाइम्स हायर डेप्थ। इसका मतलब है कि देखने से क्या पता चलता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, इससे कम, या इससे ज्यादा होगा। इन दोनों में से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए, बीम का या गर्डर का। Girder ka, yes, exactly. So now it has more moment of inertia. Why we have provided a big girder here? हमने यहाँ छोटा beam क्यों नहीं provide किया? The reason being कि अगर आप यहाँ छोटा beam provide करेंगे, the girder is having a deck slab, इसके ऊपर एक deck slab पड़ी थी, and the deck slab is supporting a very huge amount of vehicular loads and traffic loads and live loads. Bridge की जो loading होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. So due to excessive loading, there is an excessive response, and to control that response or control that deflections,
you need to provide a section which has comparatively higher stiffness और higher resistance to deformation. आप वहाँ ऐसा मेंबर प्रोवाइड करेंगे जिसकी रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगी. अगर मैं उस ब्रिज के नीचे ये छोटा सा बीम 9x21 का बीम डाल देता हूँ तो ऊपर से लोडिंग या उसका रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा होगा कि वो बीम एट वंस डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट करके क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा. ठीक हो गया जी. अच्छा जी, यहाँ तक हो गया जी. रेजिस्टेंस डिफॉर्मेशन भी हो गया कॉन्सेप्ट और ये भी हो गया MOS1 MOS2. अच्छा, अब हम थोड़ा सा लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं. एंड जस्ट डोंट कंफ्यूज विद दीज थिंग्स के ये ना सोचेंगे हमने बस ये यहाँ पर लिख ली. We will just have a detailed discussion on each of these types. Later on we will find um, the important thing because जब तक आप MOS1 में थे, once you were in MOS1, you were finding these individual stresses. ठीक है, आप individual stresses को find करते थे. आप normal stresses भी find करते थे. Numericals आपने किए होंगे, कुछ shear stress के numericals किए होंगे, maybe some torsional या flexural stress के numerical भी किए होंगे. But once you come into MOS2 stage, MOS2, so there's a new concept which is called combined stress and stress transformation. Okay? These are the topics that are more interested in MOS2. Like you are interested because the real life के अंदर मैंने आपको बताया था कि the body is not subjected only to a single type of loading. अगर एक बिल्डिंग है उसके ऊपर डेड लोड्स भी होंगे, लाइव लोड भी होंगे, wind loads भी लग रहे होते हैं. So a body is subjected to simultaneously different kind of loading. As a result of these different kinds of loading, there could be a possibility that the body is subjected to different kind of stresses simultaneously. So you need to find the combined state of stress or the combined response of the stress. ठीक है, तो MOS2 के अंदर हम बेसिकली इनमें से डिफरेंट कैटेगरीज को कंबाइन करेंगे. मे बी हम कोई बीम एनालाइज करेंगे. फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई लाइक what kind of stresses the beam have. Maybe the beam have this one and this one. तो हम इन दोनों को आपस में combine करेंगे. And we will check like what is the combined stress coming out right now. So first you need to identify कि due to applied loading उस structure के अंदर इन 4-5 टाइप में से कौन सी टाइप अकर कर रही है. ठीक है, first thing is to identify, second thing is to combine them. आपके ज़हन में आ रहा होगा यार कंबाइन करना कौन सा मुश्किल है, ठीक है इन दोनों को ऐड करेंगे खत्म, कंबाइन हो जाएगा. नो, इट्स नॉट लाइक दिस वन. देयर इज एंटायर साइंस बिटवीन दिस थिंग, जिसको मैं एग्जांपल को इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि लेट्स से यू हैव द मैग्नीट्यूड हियर 5, यू हैड अ मैग्नीट्यूड हियर लाइक 10. ठीक है, समथिंग. सो 5 plus 10 it has a different answer. Negative 5 plus 10 it has a different answer. Negative 5 negative 10 it has a different answer. ऐसा ही है जी, सबके आंसर डिफरेंट होंगे. Although magnitude is Yes, sir. same, but the symbols are different. So the first important thing is you need to identify, like in particular case against applied loading, what kind of stresses are occurring in your beam or in your structure. Second, in order to combine those stresses, you need to make sure like what kind of sign I have to use, what are the sign convention, because once you are dealing with these formulas, just to make an addition here, you will see that they always put like sigma equal to plus minus my over I. They say normal stress is equal to sigma equals to plus minus my over I. They put it like this one, plus minus m. I will explain it like what is meant by plus, what is meant by negative. Similarly, they say it like plus minus v. Everything they had like plus minus symbol. For example, this is uh, the torsional. Oops, where we just left it. Ah, just a minute. Ah, this one.
This is the torsional shear stress. So they also had a symbol here, plus minus TC over J. TC over J. टाइम के ऊपर हैं भाई स्टूडेंट्स, टाइम के ऊपर हैं. और ये अपने नाम को चेंज करें. हु इज दिस न्यू स्टूडेंट 1C1 क्लिक. अपना नाम जो है जस्ट पुट इट बाय योर रोल नंबर. नेक्स्ट टाइम कोई स्टूडेंट्स विदाउट दिस सैप आईडी और रोल नंबर अपने नाम के अलावा हुआ सैप आईडी के अलावा, आई विल जस्ट नॉट एडमिट यू. ओके, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें. बाकी जिस स्टूडेंट्स ने अपने नाम लिखे में तो आपकी अटेंडेंस उसके ऊपर ही होगी, वरना नहीं हो सकेगी. So this is plus minus TC over J. So they had different sign conventions. So depending upon that, you will add or subtract these things in order to find this combined stress. ठीक है? The next concept what we will discuss in MOS2 will be stress transformation, like how the stress is transforming, how it is changing, variation उसके अंदर क्या है, इस चीज को भी हम काफी डिटेल के साथ देखेंगे. And we will develop some Mohr circles for these things. ठीक है. अब आप कह रहे होंगे कि मोहर सर्कल तो हमने वहां पढ़ा था सॉइल के अंदर. सो नाउ दिस मोहर सर्कल विल कम अगेन हियर एंड इट विल स्टार्ट टीचिंग यू एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है जी. इसके साथ भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे और यू विल गेट यूज्ड टू इट. अच्छा जी. नाउ आई विल, ये तो हमारी होगी जी छोटी सी जो डिस्कशन सी थी. एंड now we'll just move towards lecture को थोड़ा सा देख लेते हैं उसके ऊपर presentation को, so that you can just have a look of this one. You share presentation lectures, this one. I'll just quickly go through जो points चीजें discuss होगी नहीं है उनको हम इतना नहीं देखेंगे. The lecture will basically review these concept. हम चीज़ों को जिस तरह हमने MOS1 की चीज़ों को review किया, we discuss about different stresses, different cases के torsion हो सकती है, bending हो सकती है, shear force bending moment diagram. फिर जी later on हम इसी चीज़ को move on करते हुए देखेंगे कि combined stresses या combined loading के concepts क्या हैं, structures को design कर. So these are some things that we will consider in this subject. अच्छा, इसमें सारी स्लाइड में वही डिफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को बताया कि देयर इज अ न्यू थिंग व्हिच इज कॉल्ड स्ट्रेन. अच्छा, हम यहाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड एक और चीज़ थोड़ी सी ऐड करता हूँ. मे बी दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू. हमारे पास दो चीज़ें हैं. एक अभी तक हम जो बोल रहे थे दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस. ठीक है, जिसकी डिफरेंट टाइप्स हमने देखी, नॉर्मल शियर, torsional shear stress. So different kind of stresses were there. The thing is, like, you cannot measure these stress by any instrument. जिस तरह मेडिकल फील्ड्स के अंदर है, डॉक्टर्स, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर आपको बुखार है, सो आपको थर्मामीटर देगा एंड यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट ही कैन टेल यू कि आपको बुखार है कि नहीं है. ठीक है, मगर लेट्स से यू आर अंडरगोइंग सम डिफिकल्ट सिचुएशंस और आपके अंदर स्ट्रेस है, जिस तरह हम कहते हैं एक बंदे को स्ट्रेस हुई. अब आप डॉक्टर के पास जाएं, सो ही डोंट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट देयर कि आपको वो मुंह में डाले या दवाई दे और कि भाई हाँ ये लेवल है आपका इस टाइम स्ट्रेस का. इवन इफ यू गो टू अ साइकेट्रिस्ट, सो ही विल आस्क यू सम क्वेश्चंस. ओके, आपसे पूछेगा कि पिछले 6 महीने में क्या हुआ, कोई ट्रेजेडी तो नहीं हुई आपके साथ, आपकी एक्टिविटीज पूछेगा. बट ही कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली लाइक दिस इज द स्ट्रेस लेवल राइट नाउ हियर. तो इन द सेम वे, in the field of civil engineering, you don't have any instrument that can measure the amount of stress a body is having due to applied loading. ठीक है, but you can measure the strains. ठीक है, आप strains को measure कर सकते हैं, stresses को measure नहीं कर सकते. And both these quantities, they are linked with each other through a constant which is called modulus of elasticity. I'll just share with my screen here like this one. We had this one like modulus of elasticity E equals to stress over strain. Stress over strain. ठीक है,
So you have different instruments that can measure the strain. जैसा strain gauges होते हैं, different instruments हैं जिनके जरिए आप strain measure कर सकते हैं. This is the modulus of elasticity and this is constant material property. Like concrete के लिए इसकी value एक constant है, steel है तो steel के लिए it has a different value, मगर ये constant value है उसके लिए. तो material की एक property है ये. So these quantities can be measured. So अगर आपके पास ये equation है, you can find the stress here. Like any stress is equals to basically E multiplied by strain. So you cannot directly measure the stress using any instrument, but indirectly using these two variables, the strain and the modulus of elasticity, you can determine the value of stress. ठीक हो गया जी? ये मैं फिजिकल क्वांटिफिकेशन की बात करूं. ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये ना आप समझ रहे हो कि हम न्यूमेरिकल्स के अंदर भी स्ट्रेस नहीं निकाल सकते. तो अगर स्ट्रेस नहीं निकाल रहे तो MOS1 और MOS2 पढ़ने का फायदा ही क्या है. ठीक है, तो मैं क्वांटिफिकेशन फिजिकल जो ऑब्जर्वेशन है उसकी बात करूं. अच्छा जी, वापस मूव करते हैं. वी मूव टू शेयर स्क्रीन्स एंड बैक टू द लेक्चर. अच्छा, तो इसके अंदर उसने बेसिकली बताया हुआ है कि स्ट्रेन के बारे में बताया कि जब भी आप किसी स्ट्रक्चर के ऊपर लोडिंग लगेंगे, डेफिनेटली द बॉडी विल अंडरगो सम सॉर्ट ऑफ डिफॉर्मेशन एंड the deformation it is being expressed in terms of strain which is change in length over original length, जो कि आपने डेफिनेशन पढ़ी थी. ठीक है जी. अच्छा, यहाँ पर आके वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि once you are in mechanics of solid and you have a body which is a deformable body, so it is being subjected to a loading. So you have two questions in your mind. First is this one: A, is the structure strong enough to withstand the loads? यानी क्या वो उसका स्ट्रेंथ डिजाइन है भी कि जो आप लोडिंग लगा रहे हैं क्या वो उसको बेयर भी कर सकती है. सेकेंडली, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू नीड टू मेक श्योर दैट द स्ट्रक्चर इज स्टिफ इनफ टू अवॉइड एक्सेसिव डिफॉर्मेशंस. यानी जब उस स्ट्रक्चर के ऊपर लोडिंग लगे तो इस लोडिंग की वजह से बॉडी के अंदर एक्सेसिव डिफ्लेक्शंस ना प्रोड्यूस हो जाएं. तो ये दो क्वेश्चंस आपने अपने ज़हन में रखने हैं व्हेन यू आर डीलिंग विद मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड. एंड व्हाई यू आर पुटिंग दीस टू क्वेश्चंस? बिकॉज नाउ द बॉडीज आर डिफॉर्मेबल. मैंने एक्सप्लेन किया था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 1 में, बिकॉज द बॉडीज आर रिजिड, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट के बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग इनफ है भी कि नहीं, और मे बी उसके अंदर डिफॉर्म. ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपके उसमें नहीं आएंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में. But in strength of material or mechanics of solid, because the bodies are deformable, you have to consider these two questions. यानी उसका strength design और उसका service design दोनों आपको देखने हैं. इस स्लाइड में उसने थोड़ा सा बताया कि बेसिकली जो स्ट्रेंथ या स्टिफनेस है किसी चीज की या रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन है, दैट इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन सम क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज. अगर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन. जैसे मैंने बीम्स और गर्डर की एग्जांपल दी कि गर्डर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा हैं, बिकॉज ऑफ इट्स हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट विल हैव मोर रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन. ठीक है, these are different branches of mechanics, and you have this strength of material going under mechanics of deformable bodies. देखें, एक आ रही mechanics of rigid bodies, एक है mechanics of deformable bodies के अंदर strength of material आती है आपके पास. Just try to zoom it, कि अगर ये zoom हो जाए तो why is it not coming? एक मिनट, अभी आपको स्क्रीन विजिबल है सबको? मैं जूम इन किया हुआ तो इससे कंप्लीट व्यू होता है. यस सर, यस सर. चलो ठीक. अच्छा जी, आगे चलते हैं इसके ऊपर. हाँ, इस चीज़ को भी हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया कि देयर इज एनी काइंड ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, कोई भी हो सकता है बिल्डिंग, आप उस पर एक्सटर्नल लोड्स लगाएंगे. ड्यू टू दिस एक्सटर्नल लोड्स आप बेसिकली एक्साइटेशन कर रहे हैं. दीज एक्सटर्नल लोड्स कैन बी एक्सियल फोर्सेस, टॉर्शनल फोर्सेस, कोई भी लोडिंग हो सकती है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल लोड्स बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगी. इंटरनल फोर्सेस कौन सी? shear force, moments, axial forces,
and using those internal forces and cross-sectional properties, you can determine the amount of stresses and strain, and based on this stress and strain you will identify the structural performance कि अगर बॉडी के अंदर स्ट्रेसेस एक खास लेवल से एक्सीड कर गई हैं या एक खास लेवल से स्ट्रेन्स उसकी एक्सीड कर दी हैं, तो आप उस स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस बता सकते हैं कि क्या स्ट्रक्चर फेल है, इसकी क्या स्टेज है, फेलियर के करीब है, तो उसके अंदर एक्सेसिव डिफ्लेक्शंस कितनी, क्योंकि कोई भी जो मटेरियल है ना उसकी एक अलाउएबल स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, एक अलाउएबल स्ट्रेंथ है, इससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकता, और स्ट्रेन्स की भी एक लिमिट्स हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एग्जांपल इस तरह दूंगा कि लेट से एक मजदूर है, वो उसकी जो कैपेसिटी है वो 10 ईंटें उठा सकता है, तो अब उसकी जो कैपेसिटी है ना अलाउएबल वो 10 है, 10 ब्रिक्स है, आप उस पर 6 ईंटें डालेंगे तो इसका मतलब है अभी आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 का पड़ा हुआ है, सॉरी 4 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी पड़ा हुआ है, आप उस पर 7 ईंटें डालेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 का रह गया। तो डिपेंडिंग अपॉन के अलाउएबल क्या है और करंट स्टेज क्या है, यू कैन डिफाइन कि भाई ये मजदूर कितना काम कर सकता है, ये कोलैप्स तो नहीं हो जाएगा, बेहोश तो नहीं हो जाएगा, गिर तो नहीं जाएगा। इन द रियल वर्ल्ड आप अप्लाइड लोडिंग की वजह से बॉडी के अंदर स्ट्रेसेस फाइंड करते हैं और उन स्ट्रेसेस को कंपेयर करते हैं अलाउएबल स्ट्रेसेस के साथ, and once you are comparing that what is the current stage of stresses or what is the current intensity of stresses with the allowable stresses, so you can identify like आप फेलियर या उससे कितनी दूर हैं, ठीक है, यानी फेलियर स्टेज से कितना दूर है, तो आप बेसिकली उसकी स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये उस चीज को एक्सप्लेन किया है उसने। अच्छा, यहाँ पर आपके पास स्लाइड के ऊपर ना सामने एक स्टिक है, बार सी लगी हुई है, एंड वो बता रहा है बेसिकली एट 10 किलो न्यूटन लोड्स यू विल, यानी बार के ऊपर उसने फोर्सेस लगाना स्टार्ट की विच इज लाइक टेंशन फोर्स, ठीक है, 10 किलो न्यूटन, सो 1 किलो न्यूटन लगेगा, 2 किलो न्यूटन लगेगा, वंस द वैल्यू रीचेस 10 किलो न्यूटन यू विल सी अ रेड क्रैक्स अपीयर, वो फेल होने स्टार्ट हो गया। अब नीचे एक और शाफ्ट पड़ी हुई है विद द सेम मटेरियल बट विद अ डिफरेंट डायम, सो आपके ज़हन में क्या क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर भी क्या 10 किलो न्यूटन के ऊपर आके यहाँ क्रैक डेवलप हो जाएगा? नो सर, 10 किलो न्यूटन से ज्यादा पे होना चाहिए, कम पे होना चाहिए इसमें क्रैक? ज्यादा पे होना चाहिए। क्यों ज्यादा पे होना चाहिए, इसका कोई रीजन है? एक इसका एरिया बड़ा है सर, ठीक हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसका ज्यादा। एग्जैक्टली आपने देखा यहाँ फिजिकली देखने से पता चल रहा है कि जो फर्स्ट शाफ्ट थी इट हैज अ स्मॉलर डायमीटर whereas the second shaft it has a bigger diameter, so the diameter is basically the property। आप इस डायमीटर से एरिया निकालेंगे, दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरियाज डिफरेंट दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। सो इट हैज मोर रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, so this shaft with a greater diameter it will not fail at 10 kilometer, maybe it will fail at a higher load, so the answer is this will fail but fail at a higher load, ठीक है। now coming toward the second picture जिसके अंदर उसने एक स्टिक पकड़ी हुई है एंड इट इज शोइंग के वो स्टिक के ऊपर बेसिकली मोमेंट्स लगा रहा है। we had these two concepts, moment about x axis, y axis and z axis, we had twisting and a bending moment। मेरे पास लेट्स से ये मैं तीन एक्सेस ड्रॉ करता हूँ, फर्स्ट आई विल ड्रॉ विद लाइक x axis, then there's a y axis and I'll just make the third axis like this one, ठीक है, z axis, this is x axis, x-axis, I call it like a y-axis and I call it like a z-axis। ये जो z-axis है this is out of plane, यानी जो आपकी स्क्रीन है इसके परपेंडिकुलर है, जो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है इसके परपेंडिकुलर जो है this is z-axis, और x-axis लॉन्गिट्यूडनल, y परपेंडिकुलर हो गया। अब अगर आप किसी बॉडी का जब मोमेंट ऑफ इन मोमेंट जो उस पर अप्लाई कर रहा है तो हम एक वर्ड बोलते हैं मोमेंट अबाउट x-axis, मोमेंट अबाउट y-axis, मोमेंट अबाउट z-axis। तो जब मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस बोलते हैं तो नॉर्मली उसको इस तरह शो कर रहे होते हैं यूं करके, ठीक है, यानी आप अब बेसिकली क्या करेंगे, आप इस अपने थंब जो है ना राइट हैंड
इसकी 4 जो चारों फिंगर्स हैं उससे होल्ड करेंगे इस एक्स एक्सेस को, ठीक है, इस तरह करके। यानी अगर मैं एक्सेस बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरह बनेगा। इसको मैं जूम इन करता हूँ। यू विल एक्चुअली हैव योर हैंड लाइक दिस वन, ये आपका हैंड होगा, दिस इज योर थंब and this is your finger, 1 2 3 and something like this one, ठीक है। और आप अपनी उंगलियों को बेंड करेंगे। सो दिस इज मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। अब आपका जो थंब है दैट इज पॉइंटिंग इन एक्स एक्सिस, मे बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस। अगर दूसरी एंड पे मोड़ेंगे दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ वो क्लॉकवाइज देगा। इसी तरह बॉडी के ऊपर अगर आप मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस बोलते हैं ना, मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस, तो इट इज समथिंग लाइक दिस वन, ठीक है। इस केस के अंदर दिस इज मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस। इसी तरह मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस आता है, सो दिस इज कॉल्ड द मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। जब मैं मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस करूंगा तो डेफिनेटली मेरी जो थंब की फिंगर्स होंगी दे विल लाइक 1, दे विल बी 0.2 3 एंड दिस इज 4 समथिंग एंड maybe this is the thumb, ये मेरा हाथ इस तरह होगा, ठीक होगा। सो दिस इज मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस। इनको जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं वी राइट इट लाइक दिस वन, मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस mx, some we call it moment x, moment about z axis is the moment about y axis। जब भी आपके पास कोई बॉडी पड़ी ना, लेट्स से दिस इज द बॉडी, और अब मैं इसके ऊपर मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस लगाता हूँ, कौन सा, ये वाला मोमेंट अबाउट एक्सिस। इसका मतलब है एक तरफ मैं यूं अप्लाई करूंगा और दूसरी तरफ इसको ऑपोजिट अप्लाई करें, मगर हो दोनों मोमेंट अबाउट एक्सिस। सो दिस इज बेसिकली प्रोड्यूस टॉर्शन, ट्विस्ट करेगा इस मेंबर को, ठीक है। गौर करें, मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस अप्लाई करने से, ये इसका एक्स एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के अबाउट जब आपने मोमेंट अप्लाई किया तो आप बेसिकली ट्विस्टिंग कर रहे हैं, इस मेंबर को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यही मेंबर अगर इसके ऊपर आप मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस लगाएं, सो द फिगर विल लुक लाइक दिस वन, कि ये है, एक फोर्स यहाँ लगाएं और लेट से दूसरी फोर्स भी यहाँ लगाते हैं, सो दिस मोमेंट विल ट्राई टू बेंड इट, ये इसको बेंड करने की कोशिश करेगा, ऐसे ही। So I will say it a moment about z axis is basically trying to produce bending, ठीक है। Whereas a moment about x axis it is trying to produce twisting in member, ठीक है। इसलिए इस मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस जो कि ट्विस्टिंग प्रोड्यूस करता है, इसको हम बेसिकली मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस को टॉर्शन भी कहते हैं, कि आप टॉर्शन अप्लाई कर रहे हैं। और मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस को आप बेसिकली जब आप बोल रहे होते हैं तो हम कहते हैं बेंडिंग अप्लाई हो रही है। तो जब भी किसी चीज में बेंडिंग हो रही है इट मींस दैट इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस, ठीक हो गया जी। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इस एक्सिस को, इसी चीज को उसने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है इस फिगर के अंदर। लेट्स से स्लाइड में हम वापस आते हैं। सो इट इज नाउ एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, द डिफरेंस बिटवीन द ट्विस्टिंग थिंग, जब आप मोमेंट अबाउट कौन सा करें, ट्विस्टिंग क्या होता है, मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, ये देखें दिस इज मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, एंड दिस इज बेंडिंग थिंग, मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। तो वो कह रहे हैं नीचे, विल द स्टिक बिहेव इन बोथ लोडिंग कंडीशंस, यानी दोनों के ऊपर मोमेंट ही लगा हुआ है, ठीक है। मगर ड्यू टू द फर्स्ट कंडीशन जिसमें मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस लगा है, यहाँ बॉडी के अंदर ट्विस्टिंग आ रही है, यहाँ मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस लगा है, दोनों है अप्लाइड मोमेंट सेम है, ठीक है। मगर उनके एक्सेस के चेंज होने की वजह से या नेचर ऑफ लोडिंग की वजह के चेंज होने की वजह से उनका बिहेवियर, रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो एक के अंदर ट्विस्टिंग प्रोड्यूस हो रही है, दूसरे के अंदर बेंडिंग। अब ये रिस्पॉन्स डिफरेंट क्यों हुआ, ऑल्दो द लोडिंग वाज सेम बट इट हैज अ डिफरेंट नेचर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब
उसने सारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समराइज किए स्लाइड के अंदर, दैट जस्ट अ मिनट explain किया कि basically the first thing is you will apply some external loading. As a result of these external loading, the body will have some internal reactions. ठीक है जी, internal reaction या जो internal forces है जिसमें moment, shear forces और normal forces हैं. Then based on these internal reactions you were able to calculate the different kind of stresses, and after stresses it will be the deformations, यानी strains निकालेंगे और आप फिर identify करेंगे कि material failure की किस stage के ऊपर है. अच्छा, अब इसमें उसने एक्सप्लेन बेसिकली यहाँ पर क्या किया कि एक आपके पास बीम है, there is a beam here which is being subjected to UDL and inclined load, and there is a moment also at support B. तो वो कहता है कि बेसिकली इस लोडिंग की वजह से उसने सबसे पहले रिएक्शंस निकाले, एंड ही फाउंड लाइक देयर वाज अ 302 पाउंड्स here and 365 पाउंड here. ठीक है, तो the second step was based on these reactions and based on these applied loading you develop these shear force diagram and this bending moment diagram. ठीक है, this is the first stage that you find the reactions. Second stage is SFD and BMD. अब वो यहाँ explain basically क्या करना चाह रहा है, कहता है कि load, type of support and length, all these things they affect the shear and moments in beam. देखिए, आप लोडिंग ज़्यादा करेंगे, शेयर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, बेंडिंग मोमेंट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी. सपोर्ट कंडीशन चेंज कर दें, आपके मोमेंट्स की वैल्यू चेंज कर जाएगी. ठीक है, तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को इफेक्ट कर रही हैं. व्हाट इट इज़ नॉट इफेक्टिंग इज द हाइट, मटेरियल, क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज, दे आर नॉट इफेक्टिंग दिस शेयर फोर्स. Until you were in engineering mechanics, आपको कभी भी बीम का साइज तो नहीं दिया जाता था, सिर्फ इस तरह का एक्सपैन दे देते थे, लोडिंग देते थे. कभी आपको ये तो नहीं बताया कि दैट दिस बीम इज मेड अप ऑफ स्टील, इट हैज this much modulus of lacerty, it has the cross sectional properties like gross area is this one, or maybe the width is this one, the beam depth is this one. नहीं, आपको ये properties नहीं दी जाती थी. क्यों? Because you were just supposed to find the reaction in shear force and bending moment diagram, and the reactions SFD and BMD, they are not affected by the height or cross-sectional properties of the materials. ठीक है, these properties, height, material, they will affect the stress, not the internal forces. अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए. This is the variation of internal force, not the variation of stress. तो याद रखें कि स्ट्रेस जो है, this is being affected by height, material and cross section properties, but internal forces ये इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होती. ठीक है, इंटरनल फोर्सेस को ये चीजें इफेक्ट नहीं करती, मगर स्ट्रेस को ये चीजें इफेक्ट करेंगी. ये सेकंड टास्क, जब आप वो कर लेंगे, एक्टिविटी लिखेंगे ग्रॉस एरियाज की, जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज हैं. जस्ट ट्राई टू फाइंड द रिएक्शन ऑफ दिस बीम. ठीक है, ये आपके पास एक बीम है. ठीक है, जस्ट ट्राई टू फाइंड कि यहाँ पर 200 पाउंड फिट मोमेंट भी लगा है, 400 इंक्लाइन फोर्स. जस्ट ट्राई टू फाइंड द रिएक्शंस. ठीक है, हर बच्चे ने अपनी तरफ से कैलकुलेशंस करनी है. ठीक है, और जस्ट मेक एन अटेम्प्ट. कहीं गलत हो रहा है तब भी आप कैलकुलेशन करें, अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करें. और अगर आपके रिएक्शन 310 निकलते हैं, लेट्स से 500 निकलते हैं, जस्ट डू इट, जस्ट मेक एन अटेम्प्ट. ठीक है, तो हर स्टूडेंट ने एक दफा इसके रिएक्शन निकाले. वी विल do couple of exercises जिसके अंदर हम reactions भी निकालेंगे. We will do some exercises to find shear forces and bending moment diagrams as well. ठीक है, तो ये सेकंड टास्क है आपके. उसी असाइनमेंट के लिए, यानी असाइनमेंट 1 होगी, उसके नीचे फर्स्ट टास्क आपने लिख देना है, फाइंडिंग दोज moment of inertia for different shapes, and the second activity is to find reaction of this beam. ठीक है, इस बीम की रिएक्शन फाइंड करें. अच्छा जी, अच्छा, यहाँ पर आपके पास उसने दिखाया कि एक वुडन बीम है, and on the right side there is a steel beam. Both the beam, they have the same span, they are subjected to same loading, and they have same support conditions. So यहाँ पर उसने एक उसकी shear force diagram develop की, then it developed the bending moment diagrams. तो वो कह रहा है कि देखें, shear force diagram for the left case and right case it is same. The shear force diagram and the bending moment diagram for both these cases is same, irrespectively. This is a wooden beam,
this is a steel beam, दोनों के materials different हैं. You can even see that this is a T beam and this is I-shaped beam. The cross-sectional area, the moment of inertia for this steel beam is comparatively higher than this wooden beam. देखने से नजर आ रहा है. But still, when you develop the shear force diagram and bending moment diagram, the values and everything, the shape is same for both cases. This is the reason that the shear force and bending moment diagrams, these are basically the graphical representation of variation of internal forces, and those internal forces are not dependent on these cross-sectional properties, on the material properties. वो इस पे depend नहीं करती. However, when you plot the bending stress diagram, ठीक है, this is bending stress, this is something new. ये अभी तक आपने नहीं स्टडी की. You just have studied shear force and bending moment diagram, which is the representation of this internal force variation. This is bending stress diagram. Now, once you look at the bending stress diagram, तो आपको क्या पता चल रहा है कि bending stress for this steel beam is very low as compared to bending stress in this one. इसमें stresses ज़्यादा हैं. क्यों ज़्यादा हैं? Because it has less cross sectional area. You have already studied. मैं इसको try करता हूँ. I'll just put an annotation on your screen. We already studied like sigma. The stress is equals to basically force per unit area. ठीक है? We studied this one. For these two cases, we have the same force, but we have a different cross-sectional area. Here we have cross-sectional area A. Here we have, let's A. इसका cross-sectional area ज़्यादा है. So जब cross-sectional area ज़्यादा होगा, so bending stresses will be less. They are inversely proportional to each other. That is why when you come under this stage, so you will see that the bending stresses are less as compared to when you have less cross-sectional area, the bending stresses are higher. ठीक हो गया जी? अच्छा जी, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, इस चीज़ को इसने एक्सप्लेन किया दोबारा. ये सेंटेंस को जो पीछे हमने स्टडी किया था, इस चीज़ को उसने इस एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया.